हर किसी को माफ़ करने के बाद भी ही फेल्ट के समथिंग्स मिसिंग या समथिंग्स नॉट राइट। तो फिर रियलाइजेशन हिट हुई कि अपने आप को तो फॉरगिव किया ही नहीं मैंने, कि इतने साल जो मैंने रिजेंटमेंट पाली थी वो उसका फॉल्ट नहीं था, उस बंदे का जिस वजह से वो ऐसे एक्ट कर रहा था। वो तो ट्यूमर था, तो बाइपोलर के सिम्टम्स आ रहे थे उसको बिकॉज ऑफ दैट। तो वो इस तरह एक्ट आउट कर रहा था, इस तरह उसने हर्ट किया अपनी वाइफ को। कॉन्शियसली ही फॉरगिव किया होगा ना, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन आया बिकॉज ही वांटेड टू लिव ऑन, इसलिए उसने सुसाइड हॉटलाइन डायल की ना। यू कैन ब्रिंग दिस मोमेंट अबाउट योर सेल्फ एज वेल बाई थिंकिंग अबाउट इट। सोच सकते हैं कोई ऐसा पर्सन आया ज़हन में जिसको आपने कभी यानी कि फॉरगिव नहीं किया अपनी लाइफ में, और अब समझ आई हो कि शायद उनका कहीं फॉल्ट नहीं था। ऐसा कोई पर्सन आया, या ये कभी समझ आई कि अपने आप को भी फॉरगिव करना कितना ज़रूरी है फॉर एवरीथिंग वी हैव डन। ये समझ के कि जो हमसे सब कुछ हुआ था, परफेक्ट तो नहीं है ना, हम गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर रहे, गलतियों से सीख रहे हैं। देखिए, जस्टिफाई करना तो होगा कि फिर हम सेम मिस्टेक फिर से रिपीट करें और फिर इसको जस्टिफाई करें मैं बीमार हूँ सो आई कैन कीप ऑन डूइंग दिस। लेकिन एक्चुअल फॉरगिवनेस तो ये होगी ना, समझना कि मैं बीमार था, मेरे से गलतियाँ हुई, पर अब मैंने फिर से रिपीट नहीं करनी है गलतियाँ। हाउ डू आई अवॉइड दम। ये जस्टिफिकेशन तो फिर होगी ना कि आप अपने आप को लीवे दे रहे हैं कि हम फिर से ये कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर एक्चुअली फॉरगिविंग योरसेल्फ देन यू आर लर्निंग दिस एज वेल कि ये फिर से नहीं हो सकता, ये होगा फिर से तो सारे फिर से हर्ट होंगे। तो फिर व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ फॉरगिविंग माई सेल्फ, कि जब मैंने फिर से रिपीट करना था ये सारा कुछ। रिस्पॉन्स आपका ये होना चाहिए कि उनको समझा सकते हैं इस बारे में कि इतना जो ट्रीटमेंट लिया था उसमें से जो मैंने सीखा है, ये नहीं कहना कि आपने कुछ सीखा नहीं है, आप ये कह सकते हैं जो मैंने सीखा अबाउट माई डिजीज़ वॉज दैट मेरे कंट्रोल में नहीं था। शायद कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में हो और मैंने कॉन्शियसली की हो एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट देयर वर सम थिंग्स जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। तो इस तरह कहना कि तुम नशेई हो या ये, यानी कि यू आर नॉट वर्थ एनीथिंग, तो आई फील लाइक दैट आई कैन अचीव बेटर थिंग्स। आई डोंट लेबल माई सेल्फ एज दिस एंड आई वुड वांट कि आप भी ऐसे ना करें। ऑल्सो सारिसा, अगर वीडियो को भी देखा जाए तो वो इतने साल जो उसने रिजेंटमेंट रखी हुई थी, एट द एंड व्हाट हैपेंड, ही फाउंड आउट कि वो बाइपोलर थे, जिस वजह से ही कुडंट कंट्रोल हिज एक्शंस। सही, तो जब वो एम्पथाइज किया, समझ आई कि एक्चुअल मसला क्या था, व्हाट वाज द अदर साइड ऑफ स्टोरी, तो फिर ही वाज एबल टू फॉरगिव हिम। तो इसलिए एकदम से कंक्लूजन्स पे जंप नहीं करना, समझना है कि मे बी उनको भी कोई तकलीफ़ हो रही होगी या दे हैव बिन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होकर वो इस तरह की बातें करें कि यू डिज़र्व इट। हो सकता है उनके लव्ड वन ने उनको इतनी पेन दी हो कि इस पॉइंट पे वो आ गए हैं कि वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। निकल आता है ना एंगर, जब कंट्रोल नहीं होता तो एंगर देखता है कि कौन खड़ा है, लव्ड वन खड़ा है या कोई दूसरा खड़ा है। जब हम किसी और पे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, काम की फ्रस्ट्रेशन है, घर आके निकलती या नहीं निकलती, अक्सर औकात किसी और पे निकल आती है, कोई ऐसी बात ट्रिगर कर जाती है, नहीं कंट्रोल होता उस टाइम पे। तो थोड़ा सा यानी कि बजाय कि हम भी फिर गुस्सा करें उस टाइम पे, अगर हम थोड़ा सा तरीके से मूव ऑन करें इस चीज़ से, अंडरस्टैंड करके कि मे बी दे हैव सम इश्यूज गोइंग ऑन विच इज़ वाई दे वर सेइंग दिस, बट आई नो दैट ये बीमारी है एंड वी डोंट डिज़र्व इट, नोबडी डिज़र्व्स टू बी सिक। चाहे वो अब कोई रेगुलर फिजियोलॉजिकल बीमारी हो या वो एडिक्शन हो, कोई भी डिज़र्व नहीं करता ये चीज़। ये हमें पता है बिकॉज वी हैव बिन थ्रू द एंटायर प्रोसेस। हमने बहुत डाउन्स देखे हैं, रॉक बॉटम देखे हमने, और फिर हमें हेल्प भी मिली है। हमने यानी कि हार्डशिप्स देखी हैं, तो हमें पता है कि जर्नी क्या है। तो हमारे लिए बल्कि आसान होना चाहिए इनको फॉरगिव करना, ये समझ के कि मे बी अभी उनको इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, शायद इतना पता नहीं है, बजाय कि हम रिजेंटमेंट रख लें कि अब वो बाहर मिलेंगे तो फिर मैं दिखाऊंगा सुनाऊंगा। ये हल नहीं है ना सारिक साहब, ये तो फिर एग्रीवेट करेगा, फिर तो ये हो जाएगा कि यू हैव नॉट लर्नड। अब हर्ट इसलिए कर रही है कि ही इज सोबर नाउ, तो वो बात उनको क्लिक इसलिए की है, तंग इसलिए की है कि नाउ ही इज़ नॉट यूजिंग ड्रग्स, ही नोज़ कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्यों इस तरह यानी कि सारा होता है। बट अब वो इसको अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ही स्टेप्स इनटू देयर शूज एंड अंडरस्टैंड्स कि वो फैमिली है। अभी सारे सब हर किसी के एक्शंस हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना। अब द बेस्ट थिंग टू डू जो हमारे इख्तियार में है, द थिंग दैट इज़ इन आवर पावर इज़ टू कंट्रोल आवर ओन एक्शंस एंड बिहेवियर एंड आवर थॉट्स इमोशंस, राइट।
हम दूसरों को तो नहीं कर सकते, दूसरों को बस बता सकते हैं कि आपकी ये बात मुझे हर्ट की है। तो आई थिंक इफ़ यू टेल देम दिस वे कि आपकी ये बात मुझे बहुत हर्ट की है या मैं ट्रिगर हो गया था, तो मे बी दे विल चेंज देयर बिहेवियर। अगर उनको यही लगता ना कि यू डिज़र्व इट या इस तरह की बात होती, तो वो हमारे पास इलाज में शायद ना आते। कभी कभार हम इतने हर्ट होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि हम कुछ कह जाते हैं, हमें याद नहीं रहता या हमें समझ नहीं आती उस टाइम पे क्या कह रहे हैं। एक्टिव एडिक्शन में कितनी दफ़ा हमने फैमिली को हर्ट किया है, उस टाइम पे वी डोंट नो बेटर बट नाउ वी डू। सो हम अपना बिहेवियर तो चेंज कर सकते हैं ना, हम अपना बेस्ट सेल्फ तो प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे अगला जो मर्जी अब कहे हमें, बट वी नो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कैसे हैं, व्हाट आर आवर थॉट्स, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या फील कर रहे हैं हम। तो जब तक वर्बलाइज नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि अगले का भी बिहेवियर अच्छा हो हमारे साथ। उस पर्सन के सामने वर्बलाइज इस तरह करना है, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करके। असर्टिवनेस क्या कहती है, जब हमने किसी को असर्ट करना होता है उनके किसी ऐसे बुरे रवैये पे, तो हम क्या प्रिंसिपल है, नहीं प्रिंसिपल क्या है, आई लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे लेते हैं कि आई फील हर्ट। हम फिंगर पॉइंट नहीं करते कि यू डिड दिस या यू रॉन्ग, ब्लेम नहीं करते, हम सिंपली कहते हैं कि आई फील हर्ट और मैं चाहूँगा कि फिर से ना ऐसे करना, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये बात सुन के। मैं बहुत चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, मुझे पता है कि कितनी ख़राबियाँ होती हैं, तो आपकी ये बात गलत है, तो मुझे लगता है आपकी ये बात गलत है। अगर कोई अपना पॉइंट सुना रहा है तो आई थिंक वी शुड लिसन। हमारा जो मर्जी ओपिनियन हो उस पर, बट आई थिंक आराम से सुन तो सकते हैं। एंगर, जब कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल अगर वीडियो को देखने या सालिक साहब की एग्जांपल अगर ले लें, तो अभी एंगर है ना अच्छा खासा कि क्यों बात की मुझे ऐसी, बनता नहीं था उनका करना ये बात, अपने लव्ड वन को कहते मुझे क्यों की ये बात, ठीक। या वीडियो में अगर हमने देखे कि उसने क्यों ऐसे बिहेव किया, आई वॉज नेवर एबल टू फॉरगिव हिम, मुझे गुस्सा चढ़ता था और यानी कि क्यों ऐसे उसने किया है, मैंने कभी उसको माफ़ नहीं किया इस बारे में। तो एंगर जो है उस टाइम पे रिएक्शन होता है, जब कोई हमारे यानी कि कुछ तंग करता है या कुछ कहता है हमें, तो फर्स्ट रिएक्शन हमारा एंगर का आता है, और एंगर से फिर जब हम निकलते हैं तो फिर हम एक स्टेप क्लोज़र होते हैं टूवर्ड्स फॉरगिवनेस, क्योंकि एंगर के थ्रू रियलाइजेशन आती है वेयर वी आर रॉन्ग। अच्छा, जब हम एंग्री होते हैं और हम किसी को फॉरगिव नहीं करते, तो बाद में फिर जब हम उनकी साइड ऑफ स्टोरी समझते हैं, तो फिर हमें समझ आती है ना, रियलाइज़ होता है कि वेयर वी वर रॉन्ग और हमारा एंगर इरेशनल था, और फिर हमें ये रियलाइज़ होता है कि मे बी वी शुड फॉरगिव दिस पर्सन नाउ, कि हम गलत थे, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एंगर ऑटोमेटिकली आता है, एंगर आप उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात हो रही है इन द टर्म ऑफ लॉस बेसिकली, अगर किसी चीज़ का लॉस हो गया है, या फॉर एग्जांपल स्टेजेस ऑफ ग्रीफ देखना है, डिनाइल के बाद एंगर आता है कि गुस्सा चढ़ता है कि छोड़ के मुझे चला कैसे गया। स्टेप वाइज ना चले, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ स्टेप वाइज ही वैसे चलती हैं। फॉरगिवनेस की जो स्टेजेस हैं वो हो सकता है कि आप एंगर को कम्प्लीटली स्किप करके डायरेक्टली फॉरगिव भी कर सकते हैं किसी को, यू कैन एक्सेप्ट देयर फ्लॉज एंड फॉरगिव देम, पर बीच में एंगर आ जाता है थोड़ा बहुत। तो पहले तो समझने की ज़रूरत है कि मैं गुस्सा फील कर क्यों ना इसकी बात पे, कि इसने अगर ये बात की है मुझे, तो मैं गुस्सा क्यों फील कर रहा हूँ, वाई एम आई फीलिंग दिस वे, वाई एम आई फीलिंग एंग्री जस्ट बिकॉज उन्होंने मुझे ये कहा है कि यू डिज़र्व इट। एक बात बताऊँ, जब फैमिलीज आती हैं ना हमारे पास शुरू में, वो ले तो आती हैं, क्यों? क्योंकि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके होता है, उस टाइम पे इतने क्राइसिस हो रहे होते हैं कि वो बस चाहते हैं कि किसी तरह जान बच जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, डिनाइल फिर भी रहता है कि ये इतना बीमार नहीं है, ये अभी भी ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है, इसने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। इंटरवेंशन लिखते हुए इतनी चीज़ें छुपाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिनाइल फिर भी होता है, कहीं ना कहीं ये फीलिंग होती है कि इसकी ही अपनी गलती थी। हमारे पेरेंट्स या जो हमसे पुरानी जनरेशन्स हैं, उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है, उनको सिखाया ये गया कि जब कोई गलत काम करता है ना, ये उस बंदे का अपना फॉल्ट होता है। इतनी अवेयरनेस नहीं है अबाउट मेंटल इलनेस या अबाउट एडिक्शन, बट इफ़ देर कमिंग इन टू ट्रीटमेंट, सो आई थिंक हमें उनको चांस देना चाहिए कि सीखें, जहाँ पे गलत है उनको बताएं कि नहीं ऐसे नहीं है,
लेकिन जस्ट डोंट गो थ्रोइंग हैंड्स विद दैट पर्सन कि बस हमें लड़ाई करनी है उसके साथ। थोड़ा सा एम्पथाइज करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज जब हम खुद एक हार्डशिप से गुजरे होते हैं ना, इट्स ईजियर फॉर अस टू एम्पथाइज एक्चुअली। हम समझ सकते हैं कि हमारी फैमिलीज किस किस चीज़ से गुजरी थी, तो वो किस चीज़ से गुजरे होंगे। अभी वो हर्ट होंगे, गुस्सा होंगे, तो वो पेशेंट पे निकलने के बजाय वो आप पे निकल गई। आई एम श्योर वो भी सोच रहे होंगे इसके बारे में, बाद में उनको भी काउंसलर्स ने असर्ट किया होगा या डॉक्टर साहब ने उनको समझाया होगा। तो थोड़ा सा यानी कि हमने ब्लैक और वाइट में नहीं रहना, यू हैव टू थिंक इन ग्रे एरियाज एज वेल। ठीक है, अच्छा। आई एम एंग्री देयरफॉर आई मस्ट बी थ्रेटेंड। डू यू रिलेट विद इट? आई एम एंग्री देयरफॉर आई मस्ट बी थ्रेटेंड। ये रिलेट करता है, सिचुएशन में रिलेट करता है, तभी तो हमारा ये रिएक्शन आ रहा है, तभी तो हम डिफेंसिव हो रहे हैं, थ्रेटेंड फील कर रहे हैं ना हम। एग्रेशन तो फिजिकली मैनिफेस्ट कर सकते हैं ना, या वर्बली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंगर इमोशन है, एग्रेशन बिहेवियर आगे एक्शन है। एंगर इटसेल्फ इज एन इमोशन जिसकी वजह से एग्रेशन आता है। एंगर इज एन इमोशन, एग्रेशन उसके आगे एक्शन आता है, उस एंगर से निकलता है। समथिंग हैज थ्रेटेंड मी और समथिंग इम्पॉर्टेंट टू मी, जिस वजह से मैं गुस्सा फील कर रहा हूँ। चिंप ब्रेन किस किस को याद है? चिंप ब्रेन में एंगर कैसे मैनिफेस्ट करता था, किस वजह से आता था एंगर? चिंप थ्रेटेंड फील करता था तभी एंगर आता था ना, तभी डिफेंसिवनेस आती थी, तभी एक्शंस आते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही यानी कॉन्सेप्ट है कि मुझे किसी चीज़ ने थ्रेटन किया है, डिफेंसिव हो जाते हैं हम गुस्से पे उतर आते हैं उनको समझाने के लिए कि ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन अगर वो सेम बात हम गुस्से के बजाय अगर तरीके से उनको समझाएं तो शायद हम अपना पॉइंट बेहतर उनको समझा पाएंगे। गुस्से में हम पे ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं, साथ में ऐसी चीज़ें अटैच कर देते हैं जिससे वो हमारी जो एक्चुअल बात होती है उसकी सारी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, चाहे हम सही बात कर भी रहे हो। ठीक। और फिर थर्डली आइडेंटिफाई करना कि ये थ्रेट है क्या। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये थ्रेट कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है, तो इट मेक्स यू वन स्टेप क्लोजर टू अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सन्स पर्सपेक्टिव कि क्यों उसने ऐसा बिहेव किया। अब अगर कोई आपको प्रोवोक करता है किसी वजह से, फैमिली प्रोवोक कर जाती है, क्यों करती है फैमिली प्रोवोक? जानबूझ के प्रोवोक करती है फैमिली? जानबूझ के प्रोवोक नहीं करती, फैमिली थक चुकी होती है तब जाके प्रोवोकिंग आती है। पहले इनेबलिंग कर करके थक चुके होते हैं, थिंग्स आर नॉट गेटिंग बेटर, तो उनको लगता है कि अब प्रोवोकिंग की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो शायद काम बन जाएगा। लेकिन उसमें होता क्या है कि हम फिर गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि हम खुद भी थक चुके होते हैं, इमोशंस हमारे अपने मैनेज नहीं हो रहे होते, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं हम, तो फिर वो एंगर के फॉर्म में निकलता है। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। लॉस, एंगर और फिर है एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टिंग द पास्ट एंड व्हाट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड। जब हमें समझ आ जाएगी कि ये थ्रेट जो है इसने इस तरह एक्ट किया क्यों, या अगले बंदे का क्यों ऐसा बिहेवियर आया, तो हमारे लिए एक्सेप्ट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर हम वीडियो के साथ रिलेट करें तो जब समझ आ गई, फ़ोन आया कि उसने जो है सुसाइड कमिट कर लिया है और उसके ब्रेन में ट्यूमर था जिसकी वजह से वो बाइपोलर हो गया और उसने ऐसे एक्ट्स किए, तो फिर
एक्सेप्टेंस आती है कि अब हो तो गया ये, तो नेक्स्ट स्टेप है इसको फॉरगिव कर देना, क्योंकि द पर्सनस गॉन, तो रिजेंटमेंट्स पकड़ के रखने का फ़ायदा क्या? अब वो पर्सन तो है नहीं दुनिया में। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम जो लिविंग हैं उनके साथ भी अप्लाई करें तो आई थिंक रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है ना जैगम साहब। खुद भी जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं फॉर समथिंग तो रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाता है। वरना हम रिजेंटमेंट्स रखेंगे तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज आती हैं, फिर हमारे जहन में वही बात चलती है कि बंदा है ही ख़राब, और फिर हमारे बिहेवियर उनके साथ भी ख़राब ही होता है। हम उनसे बात वन वर्ड आंसर्स देंगे, मुंह फेर लेंगे, बात सीधे मुंह बात नहीं करेंगे उनसे, तो फिर अगला बंदा भी गुस्सा ही करेगा कि ये मेरे से तो बात ही नहीं कर रहा सही तरीके से। तो एक्सेप्टिंग द पास्ट कि जो हुआ सो हुआ। एक्टिव एडिक्शन में थे, एक्टिव एडिक्शन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स हमने बहुत काम किए। इट्स इन द पास्ट नाउ, वी कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस। और फिर कि वाई इट हैपेंड, बीमार थे हम, हाईजैक हुए हुए थे, हमारा ब्रेन हाईजैक हुआ था बिकॉज ऑफ द ड्रग्स, तो हमें नहीं समझ आ रही थी कि हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, बट नाउ वी अंडरस्टैंड। तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, सरेंडर करना इसके आगे। फिर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ विदाउट फियर विदाउट रिग्रेट, ये बहुत ज़रूरी है। फियर या रिग्रेट लेके नहीं चलना, बिकॉज ये दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। एक्सेप्टेंस अगर नेगेटिव बेसिस पे हो रही है तो इट्स नॉट ट्रू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस पॉजिटिव बेसिस पे होनी चाहिए ना। ये फियर और रिग्रेट के साथ अगर एक्सेप्टेंस आ रही है, थोड़ा बहुत होता है रिग्रेट, लेकिन फिर बाद में हम उसके लिए कॉम्पनसेट भी कर जाते हैं, फिर हम बेहतर फील करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेट जो है इट टर्न्स इनटू हेल्दी इमोशंस, हेल्दी थिंकिंग। फियर और रिग्रेट के साथ अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना कि डर के कि अब से आगे ये चीज़ ना हो जाए। एक्सेप्ट इस तरह करना है कि अब हो गया है, बट नाउ आई एम अ बेटर पर्सन, I can be better. और acceptance is not giving in or giving up. It's simply just being with that feeling. ना तो आप उस negative feeling के अंदर give in कर रहे हैं, ना तो आप give up कर रहे हैं. You are walking parallel उसके साथ, alongside. Acceptance साथ साथ चल रही है आपके. Acceptance में ना तो आप डूब गए, ना acceptance की वजह से आपने give up कर दिया बाकी सारी चीज़ों पे. चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, बट साथ साथ acceptance भी आ रही है. एक्सेप्टेंस के बाद फिर फॉरगिवनेस आती है कि हमने दरगुजर कर दिया, हमने मान लिया कि प्रॉब्लम्स हैं, फॉरगिव कर दिया। फिर आते हैं रेस्टोरेशन की स्टेज, रिस्टोरिंग योर फेथ। कहीं ना कहीं अगर आपका फेथ लूज़ हो गया था किसी वजह से, कोई ट्रेजिडी हो गई थी, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था जिसकी वजह से हम फेथ हमारा लूज़ हो गया है, अब हम किसी को ईजीली उस तरह ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या लगता है होपलेसनेस आ गई है कि बस अब इससे बेहतर कुछ होना ही नहीं है, ऐसे ही रहना है। तो रिस्टोर योर फेथ। फिर रिस्टोर योर सेंस ऑफ सेल्फ कि आई एम स्टिल अ पर्सन। जब फॉरगिव करके बर्डन उतरता है तो फिर हम अपने फुल पोटेंशियल पे जा सकते हैं, वी कैन अचीव आवर फुल पोटेंशियल। रिस्टोरिंग इनर पीस, कैसे आता है इनर पीस? फॉरगिव करके लाइट फील करते हैं, और समवेयर वी हैव मेड पीस विद आवरसेल्व्स एज वेल कि गलतियाँ हुई, उससे भी गलतियाँ हुई, बट अब दोनों साइड से चीज़ें ठीक हैं और अब हम मूव ऑन कर रहे हैं। और फिर लास्ट है रिस्टोरिंग लव एंड हार्मनी, कि फिर से जो टुगेदरनेस है, इकट्ठे मिलजुल के रहना, जो प्यार था उसको वापस रिस्टोर करना, ट्रस्ट वापस बहाल करना आफ्टर फॉरगिविंग समवन। अब कुछ केसेस में होता है कि हम फॉरगिव करके मूव ऑन कर जाते हैं और फिर हम उनसे फिर से बात नहीं करते, कुछ केसेस में होता है, लेकिन कुछ केसेस में हम फॉरगिव करते ही इसलिए कि हमारा रिलेशनशिप बच जाए। लेकिन फॉरगिव करके जब आपने मूव ऑन किया है, उस पर्सन के साथ ही और रिलेशनशिप पे काम करना स्टार्ट किया है, तो दैट्स इवन बेटर। 7 स्टेप्स टू ट्रू फॉरगिवनेस। सबसे पहले तो एक्नॉलेज करें प्रॉब्लम है क्या, किसी ने अगर हर्ट किया है, जो भी सिचुएशन हुई, सब कुछ हुआ, उसको एक्सेप्ट करें। कंसिडर करें ऑप्शंस कि किस वजह से उसने ऐसे किया, इसके पीछे रूट कॉज क्या था, प्रॉब्लम क्या थी इसके पीछे जिस वजह से इस बंदे का ये रिएक्शन आया। एक्सेप्ट करें कि अब आ गया रिएक्शन, पास्ट में जाके चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन इन्फ्लुएंस आवर फ्यूचर या वी कैन इन्फ्लुएंस आवर प्रेजेंट बाय फॉरगिविंग दैट पर्सन। डिटर्मिन करें कि किस तरह फॉरगिव करना है, क्या करने की ज़रूरत है हमें। अब माफ़ी तलाफ़ी इजाफ़ी है, तो तलाफ़ी में क्या करने की ज़रूरत है, इजाफ़ी में क्या करने की ज़रूरत है हमें। डिटर्मिन योर एक्शंस। रिपेयर करें रिलेशनशिप को आफ्टर फॉरगिविंग।
या बिफोर फॉरगिविंग साथ साथ यानी कि रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, रिलेशनशिप बातचीत स्टार्ट कर दें उनके साथ, कोशिश करें, मेक स्मॉल टॉक विद दैट पर्सन, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कि जो हमारा एंगर में एकदम से रिएक्शन आया था और हम उनको इतना कुछ कह गए थे, तो उससे लर्न करें, या अगर वो हमें कुछ कह गए तो उनसे लर्न करें कि किस तरह बात नहीं करनी है और किस तरह बात करनी है। दूसरे भी तो हमें सिखाते हैं ना, अपने रॉन्ग एक्शंस के थ्रू सिखाते हैं ना कि अगर अगला बंदा सिचुएशन को गलत तरीके से हैंडल कर रहे तो वी नो कि हमने इसको ऐसे हैंडल नहीं करना, हम किसी दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे, अच्छे तरीके से लड़ाई वाले बुरे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से, जिसमें यानी कि वो भी हर्ट ना हो और आप भी हर्ट ना हो। और फिर लास्ट है कि forgive others, forgive everything and then eventually forgive yourself. Forget जब कर जाएंगे ना हम, तो फिर हम नहीं लर्न फिर भी आगे कर भी लेंगे। जब forget कर जाएंगे ना तो वो लर्निंग जो की भी है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी और फिर हम फिर से वो एक्शंस रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको इस तरीके से रिमेंबर करेंगे कि गलतियाँ थी और गलतियों को दोहराना नहीं है, तो इट विल कीप अस ग्राउंडेड, एक अच्छे सीधे रास्ते पे चलाते रहेंगे। तो कम्प्लीटली फॉरगेट कर जाना फिर होगा कि हमने शायद कुछ सीखा नहीं है। जो कुछ सीखा है, जो कुछ सीखा भी है ना, तो वो बस टाइम बीइंग के लिए था, उसके बाद हम फिर से एक्शन रिपीट कर सकते हैं। फिर उस टाइम पे सारी चीज़ें याद आएंगी कि ओहो पहले भी ऐसे हो चुका था। तो जब पहले से याद होगा कि ऐसे हुआ था तो वो एक्शन रिपीट नहीं होगा। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।